पिछले क्लास में ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी कैसे हैं? गुड मॉर्निंग विकास जी, आ गए सभी लोग। दयानंद जी गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी किस ग्राउंड पर अनाउंस किए जाते हैं, किसके द्वारा, कौन रिकमेंड करता है, ये सारी बातें की। तो मैंने बताया था कि नेशनल इमरजेंसी के लिए रिकमेंडेशन होता है बाय पीएम एंड कैबिनेट, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के द्वारा, और इस प्रकार से फिर राष्ट्रपति अनाउंस करते हैं और आफ्टर अनाउंसमेंट पार्लियामेंट के हाउसेस, दोनों हाउसेस से पास होते हैं बाय स्पेशल मेजॉरिटी। और इस प्रकार से एक महीने के अंतर्गत बाय स्पेशल मेजॉरिटी पास हो गया तो अब 6 महीने के लिए हो गया। फिर इस 6 महीने में पास हो गया इसी बहुमत से, तो आगे बढ़ता जाएगा 6 महीना करके। ये व्यवस्था है नेशनल इमरजेंसी के लिए। और नेशनल इमरजेंसी का इफेक्ट कितने प्रकार से, क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी बातें हम लोगों ने किया। और 44 अमेंडमेंट से एक बड़ा चेंजिंग हुआ, तो उसके पहले क्या था, आफ्टर अमेंडमेंट क्या चेंजिंग हुआ, एटसेट्रा, ये सारी बातें कर चुके हैं। हम लोग आज डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन। तो आज सेकेंड इमरजेंसी हम लोग डिस्कस करेंगे और ये होगा प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन। प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन। प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन की जो व्यवस्था है उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 356। इस आर्टिकल के अंडर प्रेसिडेंट रूल की व्यवस्था, अनुच्छेद 356 में व्यवस्था दिया गया राष्ट्रपति शासन। तो सबसे पहले हम लोग ये बातें करेंगे कि राष्ट्रपति शासन लगाने की जो व्यवस्था दी गई है इसके ग्राउंड पर हम लोग बातें करेंगे। राष्ट्रपति शासन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था है, जब किसी स्टेट में कोई भी राज्य है, राज्य की सरकार अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रूल शासन करने में फेल हो, राज्य की सरकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रूल शासन करने में फेल, असफल होती है, तो ऐसे परिस्थिति में उस रिलेटेड स्टेट के गवर्नर इस बात का रिपोर्ट सूचना देते हैं, किसको, प्रेसिडेंट को। फिर से सुनिएगा, जब कोई भी राज्य है और राज्य की सरकार संविधान के अनुसार शासन करने में असफल है, फेल है, तो ऐसे परिस्थिति में उस राज्य के राज्यपाल इस बात की सूचना देते हैं, रिपोर्ट देते हैं राष्ट्रपति को। और बस राज्यपाल का दिया गया सूचना, रिपोर्ट ही सफिशिएंट नहीं, बहुत सारी सीक्रेट बातें हैं जिस बेसिस पर पीएम एंड कैबिनेट निर्णय लेते हैं। तो इस मामले में भी पीएम एंड कैबिनेट रिटन रिकमेंड करेंगे, लिखित अनुशंसा सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति को। तो आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ पीएम एंड कैबिनेट, यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के अनुशंसा सिफारिश के बाद अब ये क्या करेंगे, प्रेसिडेंट अनाउंस करेंगे। तो प्रेसिडेंट जिस डेट को अनाउंस कर दिए प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन के लिए, बस उस डेट से अब ये प्रेसिडेंट रूल होगा 2 months 60 days, यानी 60 दिन के लिए, या कहिए 2 महीने के लिए हो गया। विद इन 2 months ये पास होना चाहिए फ्रॉम बोथ हाउसेज। बट आप सभी को यहां ध्यान देने की जरूरत है कि 2 months जो होता है ये 2 months के अंडर पास होना चाहिए, लेकिन पास होने की व्यवस्था नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल दोनों में बड़ा डिफरेंस है। यानी नेशनल इमरजेंसी में मैंने बताया था कि पास होने के लिए मेजॉरिटी चाहिए बाय स्पेशल मेजॉरिटी फ्रॉम बोथ हाउसेज, लेकिन यहां पर प्रेसिडेंट रूल में नेशनल इमरजेंसी के जैसे मेजॉरिटी नहीं चाहिए। 2 महीने के अंतर्गत प्रेसिडेंट रूल को पास करना है तो इसके लिए मेजॉरिटी चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत। सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत आप सभी स्टूडेंट जानते होंगे,
हाउस के प्रेजेंट मेंबर का हाफ प्लस वन, तो सदन के उपस्थित सदस्यों का आधा प्लस वन। तो ये है सिंपल मेजॉरिटी, बहुत छोटी बहुमत है ये। इतने छोटी मेजॉरिटी, इतने छोटी बहुमत से पास हो गया तो बस उसी के साथ प्रेसिडेंट टूल लग गया। तो 2 महीने के अंतर्गत कभी भी इस बहुमत से पास हो गया तो आफ्टर 2 मंथ के बाद होगा अब 6 महीने के लिए। फिर 6 मंथ के अंडर इसी मेजॉरिटी साधारण बहुमत सिंपल मेजॉरिटी पास हो गया तो अगले 6 महीने के लिए। यानी यहां ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था कि नेशनल इमरजेंसी 6 महीना करके इंडेफिनिट टाइम अनिश्चित काल तक बढ़ाई जा सकती है। बट हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन 6 महीना करके इंडेफिनिट नहीं एक्सटेंड किए जा सकते, अनिश्चित काल नहीं बढ़ाए जा सकते। इसके बढ़ाने की व्यवस्था क्या है? 6 महीना करके 3 वर्ष बढ़ाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था दिया गया है, 6 महीना करके 3 वर्ष बढ़ाए जा सकते हैं। और इस प्रकार से ये 3 वर्ष जो बढ़ाने की बात है कॉन्टिन्यूअसली एक्सटेंड नहीं किए जा सकते। यानी 3 वर्ष जो बढ़ाने की बात है, लगातार 3 वर्ष बढ़ाने की व्यवस्था नहीं। समझिएगा इसको। इसके लिए क्या व्यवस्था है? इसके लिए व्यवस्था जो दिया गया है, 6 महीना करके अगर 1 वर्ष बढ़ गया तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये व्यवस्था दिया है, ऐसे परिस्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट रिकमेंड करेगी प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उस रिकमेंडेशन को प्राप्त होने के बाद इलेक्शन कमीशन से सजेशन चाहेंगे, कंसल्ट करेंगे, और इलेक्शन कमीशन से अब कंसल्ट करके फिर आगे की कदम होगी। इलेक्शन कमीशन किस हिसाब से किस ग्राउंड पर इनको सजेशन देता है? इलेक्शन कमीशन सबसे पहले जिस राज्य में प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड है व्यवस्था के लिए, तो ऐसे परिस्थिति में क्या होगा? ऐसी परिस्थिति में इलेक्शन कमीशन देख लिया हालात उचित है, फेवरेबल है, तो ऐसे परिस्थिति में इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? एडवाइस करेगा कि इलेक्शन कराने का एटमॉस्फेयर बिल्कुल फेवरेबल है, अनुकूल है, और इस प्रकार से इलेक्शन होगा। इलेक्शन के आफ्टर जो पार्टी मेजॉरिटी में आई उसकी सरकार होगी, और इस तरह से प्रेसिडेंट रूल समाप्त हो गया। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने यह समझा कि उस रिलेटेड स्टेट में इलेक्शन संभव नहीं है, बहुत हालत खराब है, तो ऐसे परिस्थिति में वो यही सजेस्ट करेगा कि इलेक्शन कराने का स्टेट में एटमॉस्फेयर, वातावरण उचित नहीं है, इलेक्शन कराना संभव नहीं है, तो ऐसे परिस्थिति में प्रेसिडेंट रूल बढ़ाया जाएगा। आप सभी को मैं बता दूं, इसका एग्जाम्पल है पंजाब राज्य। एक समय था पंजाब राज्य में जो प्रेसिडेंट रूल लगा था, पंजाब की सिक्योरिटी खतरे में थी, और उस समय प्रेसिडेंट ने जब एडवाइस लेना चाहा इलेक्शन कमीशन से, तो इलेक्शन कमीशन पंजाब का सर्वे करा करके पता किया और समझ गई, इलेक्शन कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये बॉडी समझ गई कि पंजाब एक ऐसा स्टेट है इस समय जो जल रहा उपद्रव से। सोचिए, पंजाब में गोल्डन टेम्पल एक है अमृतसर। आप जानते होंगे अमृतसर एक बहुत ही पवित्र धार्मिक स्थल माना जाता है, जो न सिर्फ इंडियंस पब्लिक, फॉरेनर भी, इंडियन ओरिजिन के पर्सन आते हैं यहां दर्शन करने, यहां स्टडी कर। लेकिन जो दर्शन करने आते हैं वो व्यवस्था लग ही नहीं रहा था उस समय, रिलीजियस प्लेस है पूरी तरह से, वह टेम्पल हथियारों की जखीरा, बड़ी भयंकर स्थिति। इलेक्शन कमीशन समझ गया कि पंजाब में अगर इस समय इलेक्शन कराते हैं तो वोटर जो घर से निकल कर जाएंगे वोटिंग करने, उनको सही सलामत लौट कर आना संभव नहीं दिखता। इसलिए इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट को एडवाइस किया, इलेक्शन संभव नहीं है, और पंजाब एक्सेप्शन है, अपवाद है। लगातार इस परिस्थिति में पंजाब में 5 इयर्स प्रेसिडेंट रहा। आप सभी याद कीजिए, अभी मैंने बताया है मैक्सिमम 3 इयर्स, ये सच्चाई है, लेकिन आपने देखा एक एक्सेप्शनल कंडीशन परिस्थिति पंजाब में, ऐसे परिस्थिति में बढ़ाना पड़ा 5 वर्ष तक लगातार। कारण क्या था? कारण यह था कि वहां इलेक्शन संभव ही नहीं था, भयंकर स्थिति थी, सिक्योरिटी खतरे में पड़ गई थी। आइए देखा जाए, मैं आप लोगों को अब बताना चाहता, जैसे नेशनल इमरजेंसी के लिए मैंने प्रोसीजर बताया था कि नेशनल इमरजेंसी कैसे एक्सटेंड किया जाएगा, कैसे बढ़ाया जाएगा, उसी प्रकार से प्रेसिडेंट रूल का अब प्रोसीजर मैं बताने चल रहा हूं। प्रेसिडेंट रूल में कैसे अनाउंस होगा, रिकमेंडेशन कैसे एक्सटेंड होगा, ये ओरली आपने देखा, बट रिटन अब आपको प्रोसीजर दिखा दूं ताकि अच्छे से कैच कर सकें। तो देखिए, प्रेसिडेंट रूल में मैंने परिस्थिति बताया, फिर क्या होगा,
पीएम एंड कैबिनेट, यानी प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट। पीएम एंड कैबिनेट मिलकर के रिकमेंड करते हैं, तो ये मिलकर रिकमेंड करेंगे। हिंदी में आप कहेंगे अनुशंसा या सिफारिश। तो पीएम एंड कैबिनेट मिलकर के सिफारिश की, अनुशंसा की है, और ये रिकमेंडेशन किसको करेंगे? ये रिकमेंडेशन करेंगे प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, और इस प्रकार से फिर प्रेसिडेंट अनाउंस करेगा। तो अनाउंस किए यानी आप कहेंगे घोषणा की। तो जिस डेट को ये अनाउंस करेंगे, घोषणा करेंगे, जिस डेट को अनाउंस घोषणा करेंगे, उसके बाद आफ्टर अनाउंसमेंट, आफ्टर गजेंद्र जी हैं, जरा बात कर लीजिए। तो आफ्टर अनाउंसमेंट ये हो जाएगा, आफ्टर अनाउंसमेंट ये हो जाएगा 2 मंथ्स के लिए। तो आफ्टर अनाउंसमेंट ये हो गया 2 मंथ्स, 2 महीने के लिए। तो जैसे प्रेसिडेंट अनाउंस करेंगे, उनके अनाउंस करने के बाद 2 महीने के लिए प्रेसिडेंट रूल हो गया। अब देखिए 2 महीने के अंतर्गत क्या होगा, ये पास होना चाहिए पार्लियामेंट से, तो ये पास होगा, पास्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी, पास्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी, passed by special majority of the parliament. Passed by special majority of the parliament. संसद के, ओहो सॉरी, ये मिस्टेक हो गया, ये पास होगा बाय स्पेशल मेजॉरिटी, तो पास होगा बाय, ध्यान दीजिएगा, तो ये पास होगा, ये पास होगा बाय सिंपल मेजॉरिटी, पास्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी। Passed by simple majority of the parliament, of the parliament. पास्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। तो सिंपल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट से एक बार पास हो गया, तो ये हो गया अगले 6 महीने के लिए, ये 6 मंथ के लिए हो गया, और 6 महीने के अंतर्गत फिर पास हो गया तो अगले 6 महीने, तो फिर हो गया ये अगले 6 महीने के लिए, यानी 6-6 महीने करके बढ़ाया जा सकता है। बट मैक्सिमम कितना बढ़ाया जा सकता है? ये मैक्सिमम बढ़ाया जा सकता है 3 इयर्स, आपको याद होगा। और मैक्सिमम मैंने बताया था किसको? नेशनल इमरजेंसी को बताया था मैक्सिमम, नेशनल इमरजेंसी को मैंने मैक्सिमम बताया था इंडेफिनिट, लेकिन यहां पर इंडेफिनिट नहीं है, यहां पर व्यवस्था है
6 महीने करके बढ़ाए जा सकते हैं। कितने समय? तो आपका जवाब यहां पर होगा 3 वर्ष। और नेशनल इमरजेंसी के लिए मैक्सिमम होगा इंडेफिनिट। दोनों में ये डिफरेंस है। कोई डाउट किसी को? रोहित शर्मा जी कुछ कह रहे हैं, जरा देख लिया जाए। गुड मॉर्निंग सर जी, आज मैं लेट हो गया। अच्छा, कोई नहीं, प्रयास कीजिए आगे लेट ना हो आप। किरण जी गुड मॉर्निंग। संजय कुमार जी गुड मॉर्निंग। यहां पर किसी को कोई डाउट हो अपनी क्वेश्चन कर सकते हैं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इस प्रोसीजर को समझने में एक बार प्रोसीजर को फिर से मैं रिवीजन करूंगा, बट ध्यान देंगे किसी को कोई डाउट हो, कोई भी स्टूडेंट, तो अपने क्वेश्चन को, अपने डाउट को रख सकते हैं। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, यहां पर व्यवस्था है जब किसी भी राज्य में, रोहित जी और इस तरह से जो भी थोड़ा लेट आए हैं उनके लिए भी अगेन रिवीजन कर दे रहा हूं, हालांकि वीडियो में तो मिलेगा ही। किसी भी राज्य में अगर राज्य की सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, संविधान के अनुसार शासन करने में, रूल करने में असफल है, फेल है, तो ऐसे परिस्थिति में उस राज्य के गवर्नर इस बात का रिपोर्ट, सूचना राष्ट्रपति को देते हैं। और फिर इतना ही नहीं कि जो भी रिपोर्ट, सूचना गवर्नर का मिला सफिशिएंट है, ऐसी बात नहीं। बहुत सारी सीक्रेट बातें हैं जो पीएम एंड कैबिनेट इस मामले में डिसीजन लेते हैं, और पीएम एंड कैबिनेट मिलकर रिटन रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को। इसके बाद प्रेसिडेंट अब अनाउंस करते हैं, किसके लिए? प्रेसिडेंट रूल के लिए। तो प्रेसिडेंट अगर प्रेसिडेंट रूल के लिए रिपोर्ट मिलने के बाद अनाउंस कर दिए, तो प्रेसिडेंट के अनाउंस करने के बाद हो गया 2 महीने के लिए, और विद इन 2 मंथ्स अगर ये पास हो गया सिंपल मेजॉरिटी से, एक बार पास हो गया, तो सिंपल मेजॉरिटी से पास होने के बाद ये 2 महीने के बाद अब हो जाएगा 6 महीने के लिए। 2 महीना तो रहना ही रहना है, अब 6 महीने के लिए हो गया। और 6 महीने के लिए हो गया तो फिर सरकार बढ़ाना चाहती है, तो 6 महीने के अंतर्गत कभी भी पास कर दिया, कितने, कभी भी पास कर दिया, यही बहुमत सिंपल मेजॉरिटी से एक बार पास कर दिया, तो बस 6 महीने के बाद अब हो गया अगले 6 महीने। और मैंने अभी बताया कि 6-6 महीना करके प्रेसिडेंट रूल अधिकतम कितनी बढ़ाई जा सकती है, तो आपका जवाब क्या होगा? 3 इयर्स, 3 वर्ष। और याद कीजिए नेशनल इमरजेंसी मैक्सिमम कितनी बढ़ाने की बात किया, आपका जवाब होगा इंडेफिनिट, अनिश्चित काल, कोई लिमिटेशन नहीं। ये दोनों में अंतर है, बट मैं बता चुका हूं कंटिन्यूअसली नहीं बढ़ाए जा सकते हैं 3 इयर्स, जो मैक्सिमम है। 3 इयर्स बढ़ाने की जो बात है, मैक्सिमम 3 इयर्स, कंटिन्यूअसली नहीं। अगर एक वर्ष 6 महीना करके हो गया है, बढ़ाया जा चुका है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट एडवाइस परामर्श लेंगे इलेक्शन कमीशन को। और मैंने अभी बताया कि इलेक्शन कमीशन हालात परिस्थिति को देखते हुए प्रेसिडेंट को अपना सजेशन, एडवाइस देगा। हालात अगर ऐसे हैं, सिक्योरिटी प्रॉब्लम है राज्य में, इलेक्शन संभव नहीं है, वोटर अगर वोटिंग करने जाएंगे सुरक्षित बच के आना संभव नहीं है, बड़ी भयंकर स्थिति है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, एक समय था पंजाब का, बड़ी भयंकर थी, इसलिए इलेक्शन कमीशन ऐसे परिस्थिति में इलेक्शन कराना उचित नहीं समझा, और फिर वहां पर प्रेसिडेंट रूल इन्हीं कारण से 5 इयर्स रहे, यानी मैक्सिमम जो है 3 इयर्स, उनसे भी ज्यादा। ठीक है, तो गवर्नमेंट अमेंडमेंट करके इनको बढ़ाई 2 वर्ष, 3 वर्ष तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो बढ़ाना है उसके लिए अमेंडमेंट करके, इस कारण से 5 वर्ष प्रेसिडेंट रूल रहा, 1987 टू 1992, 5 इयर्स। क्लियर? तो रिवीजन भी मैंने बोल दिया। अब इसके आगे देखा जाए तो प्रेसिडेंट रूल लगने से किसी राज्य में लोगों के फंडामेंटल राइट अफेक्टेड नहीं होते हैं किसी भी तरह से। जो मैंने नेशनल इमरजेंसी में बताया कि प्रेसिडेंट रूल लगने से फंडामेंटल राइट्स अफेक्टेड होगा एक्सेट्रा, प्रभाव ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, राज्य की सरकार समाप्त हो गई है, प्रेसिडेंट रूल लगने से समाप्त हो जाती है, सारा कंट्रोल सेंटर का होगा। वह उस राज्य में जो एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, गवर्नर, तो गवर्नर के द्वारा केंद्र सरकार उस पर अपना कंट्रोल जमाती है, कंट्रोल नियंत्रण रखती है। पूरी तरह से प्रशासन, शासन सेंटर के द्वारा गवर्नर के थ्रू होगा, और राज्य की सरकार समाप्त हो गई, डिजॉल्व हो गई, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट। और नेशनल इमरजेंसी में राज्य की सरकार समाप्त नहीं होगी, सस्पेंशन होता है, निलंबन, बट समाप्त नहीं होती।
और सस्पेंशन से मतलब क्या है, मैंने बताया था पैरालिसिस टाइप, जैसे ऑर्गन होते हैं बट ऑर्गन पावरलेस हो, ठीक है, पैरालिसिस में, उसी तरह से सरकार रहेगी, मंत्री एमएलए, बट उनके पास पावर नहीं। ये होता है नेशनल इमरजेंसी। और प्रेसिडेंट रूल में सरकार रहेगी ही नहीं, सारा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का बाई गवर्नर होगा। क्लियर? ये दोनों में डिफरेंस आपने देखा। दोनों में कंपेयर करना है तो और भी कंपेयर करके मैं सुना दूं। दोनों में अगर कंपेयर करना है तो इस प्रकार से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। देखिए, सपोज कर लीजिए ये है नेशनल इमरजेंसी और ये है प्रेसिडेंटल। दोनों में अंतर देखिए। नंबर फर्स्ट, नेशनल इमरजेंसी एक ग्राउंड क्लियर है। क्या है? वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और बाह्य आक्रमण। फिर से सुनिए, एक्सटर्नल एग्रेशन यानी बाह्य आक्रमण, सेकंड है वार, युद्ध, एंड थर्ड है आर्म रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह। 3 ग्राउंड प्रेजेंट टाइम में क्लियर है, बट प्रेसिडेंट रूल का एग्जैक्ट ग्राउंड क्लियर नहीं। राष्ट्रपति को सूचना जो रिपोर्ट जाता है गवर्नर के द्वारा, ये इतना ही सफिशिएंट नहीं, बहुत सारी सीक्रेट बातें हैं। तो यहां पर कहा जाएगा क्लियर कोई ग्राउंड नहीं है, ये नो ग्राउंड क्लियर एज नेशनल इमरजेंसी, यानी राष्ट्रीय आपातकाल के जैसे प्रेसिडेंट रूल में ऐसा व्यवस्था नहीं। आगे चला जाए, सेकेंड डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस ये है कि यहां पर जो व्यवस्था दिया गया है नेशनल इमरजेंसी में, एक बार प्रेसिडेंट अनाउंस कर दिए तो बस ये 1 महीने के लिए होगा, और यहां पर प्रेसिडेंट अनाउंस कर दिए एक बार तो 1 महीने के लिए नहीं होगा, 2 महीने के लिए होगा। हो गया डिफरेंस। आगे नेक्स्ट डिफरेंस देखेंगे। नेक्स्ट डिफरेंस आपको यहां मिलेगा नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल के बिटवीन, कि 1 महीने के अंतर्गत यहां पर पार्लियामेंट से पास होना चाहिए बाई स्पेशल मेजॉरिटी, तो यहां पास होना चाहिए बाई स्पेशल मेजॉरिटी, और यहां पर पास होना चाहिए बाई सिंपल मेजॉरिटी। ये भी एक डिफरेंस है। और आगे ध्यान दीजिए, बाई स्पेशल मेजॉरिटी पास हो गया तो ये 6-6 महीना करके बढ़ाए जाएंगे। कितना? इनडिफिनिट, ये हो गया इनडिफिनिट, और यहां पर 6-6 महीना करके बढ़ाए जाएंगे मैक्सिमम कितना? 3 इयर्स। ये डिफरेंस है। आगे डिफरेंस दोनों में देखा जाए तो आगे डिफरेंस इस प्रकार से, आगे आपको डिफरेंस मिलेगा कि नेशनल इमरजेंसी के परिस्थिति में फंडामेंटल राइट्स भी सस्पेंड होते हैं। तो ये सस्पेंड होते हैं फंडामेंटल राइट्स, और यहां पर देखा जाए तो फंडामेंटल राइट्स का कोई सस्पेंशन, यानी नो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है, ये सारे डिफरेंस है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो नेशनल इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट रूल कभी भी मत समझिएगा कि मैच करते हैं, दोनों में एक मेजर डिफरेंस है, दोनों का क्राइटेरिया अलग, दोनों में कई ग्राउंड लेवल पर, उनके इफेक्ट के लेवल पर, उनके प्रोसीजर के लेवल पर विभिन्न सारे डिफरेंसेज हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या लिख रहे हैं? रुक गया है? अरे सॉरी, ठीक है ठीक है, हो गया, साउंड भी हो गया हैं? साउंड अब तो हो गया होगा साउंड।
अभी भी ये लिख रहे हैं? अच्छा, अजीत अब बताइए, साउंड आ गया? नौशाद, यस यस, थैंक यू नौशाद। चलिए, तो आइए अब आप लोगों को जो डाउट हो प्रेसिडेंट रोल से रिलेटेड, अपने डाउट उनको बोलिए कि जब मैं बोलता हूँ उसके 10 सेकंड या 12 सेकंड के बाद आपके पास पहुंचेगा। ठीक है, विकास जी एंड किरण जी, आप सभी लोग समझिए, जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद ही मिलेगा। तो आप लोग ये मत समझिए कि आपके साथ नहीं चल रहा है वीडियो, ऐसा मीनिंग नहीं समझना है, क्योंकि आफ्टर 10 सेकेंड आपको मिलेगा, तो साथ तो वैसे भी नहीं समझना और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, सबको प्रॉपर हमारे आवाज मिल रहे होंगे, और वैसे भी आवाज लाउडली है, तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। वेरी गुड किरण, यस सर, ओके, सही है, बस सभी का सही हो गया। अब क्वेश्चन पूछिए आप लोग, किसी को क्वेश्चन हो। प्रोसीजर मैंने कंप्लीट कर दिया, बीच में आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि बीच में आधा अधूरा प्रोसीजर को बताने में रोकें तो आपको समझने में दिक्कत होगा, इसलिए क्वेश्चन मैं उस समय नहीं डील किया। अब जिनके भी जो क्वेश्चन हो, अब अपने क्वेश्चन को रखिए, सभी का मैं जवाब दूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। जल्दी क्वेश्चन रखिए। कोई क्वेश्चन किसी का? अभी 2-3 लोग क्वेश्चन अपने रखे थे, अपने क्वेश्चन को कमेंट में दें। बोलिए क्वेश्चन। दयानंद जी, सर मेरा क्वेश्चन बताएं, नीचे है। और इस क्वेश्चन सामने आवे तब तो बतावे, नीचे ऊपर हम कहां देख रहे हैं? सामने अगेन आप कमेंट दे दीजिए तो मैं जवाब दूंगा। क्वेश्चन सामने होना चाहिए, तभी तो पढ़ के जवाब देंगे। दयानंद अगेन। अजीत, आपका तो कोई क्वेश्चन नहीं है, विकास का भी नहीं है, राहुल का भी नहीं, तो मेरे ख्याल से आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछना चाहते हैं। ये विकास का, ठीक है, विकास तो बहुत खुश दिख रहे हैं, सारे दांत इनके दिख रहे हैं। ठीक है, विकास लगता है ब्रश व्रश बहुत बढ़िया आजकल कर रहे हैं, दांतों में बहुत शाइनिंग है। बोलिए क्वेश्चन। क्वेश्चन दयानंद आपका अभी तक नहीं आया, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। लास्ट में फिर पूछ लीजिएगा, लास्ट में 10 मिनट, 10-12 मिनट आपके क्वेश्चन के लिए रख लूंगा। कंटिन्यू करता हूं टॉपिक को। तो ये आपने देखा प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल के बाद मैं डिस्कस करूंगा फाइनेंशियल इमरजेंसी, और जिनका जो क्वेश्चन होगा अपना करते रहेंगे, तब तक मैं कंटिन्यू कर रहा हूं टॉपिक। तो थर्ड इमरजेंसी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये थर्ड इमरजेंसी होती है, ये है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल की जो व्यवस्था है, पिछले क्लास में मैंने बताया था इनका आर्टिकल होता है 360। तो अनुच्छेद 360 में भारतीय संविधान में व्यवस्था है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। आइए देखा जाए, आज हम लोग अभी बातें करेंगे कि फाइनेंशियल इमरजेंसी अनाउंस करने के ग्राउंड क्या है। तो सबसे पहले तो वित्तीय आपातकाल घोषित करने का आधार क्या है, इनके बारे में हम लोग बातें करें। तो दयानंद जी का क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट रूल में लेजिस्लेटिव मेंबर्स का फैसिलिटी एंड वेतन मिलता है या वो भी समाप्त हो जाता है? ध्यान दीजिएगा, अगर चली गई सरकार, समाप्त हो गई, जाहिर सी बात है डिजॉल्व हो गई गवर्नमेंट, एमएलए वगैरह कहीं कुछ नहीं रहे, तो न्यू इलेक्शन होगा। तो न्यू इलेक्शन में जो पहले से एमएलए थे, जाहिर सी बात वो खत्म हो गए, और न्यू इलेक्शन होगा तो हो सकता है जो पहले से एमएलए था, चुनाव लड़ा, हार गया, तो जाहिर सी बात है उनका टेन्योर वहीं तक रहा। बहुत ध्यान से सुनिएगा विकास जी,
अब इलेक्शन हुआ, आफ्टर इलेक्शन न्यू एमएलए आए, न्यू सरकार स्टैब्लिश हुई, सब कुछ नया होगा। तो जाहिर सी बात है जितना टेन्योर उनका रहा, जितना कार्यकाल, उतने ही समय तक उनके वेतन, उनकी सुविधाएं रहे। अगेन चुनकर चले आए तो नई सरकार के साथ उनकी सुविधाएं होगी। इस प्रकार से कहा यह जाएगा दयानंद जी कि जैसे ही प्रेसिडेंट रूल लगता है उसके साथ जब सरकार राज्य की समाप्त हो गई, न्यू इलेक्शन होगा, सरकार आएगी तो नए सिरे से सब कुछ होगा। उन एमएलए, उन सरकार का वहीं तक रहा जहां तक इलेक्शन के बिफोर व्यवस्था थी। अब समझ गए होंगे? तो वहीं तक उनके वेतन, वहीं तक उनकी सुविधाएं, और इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन के बाद न्यू गवर्नमेंट, न्यू सब कुछ सेटअप होगा, तो वहां से शुरुआत हो जाएगी, इनकी समाप्त हो गई। क्लियर? आइए अब हम लोग बातें करते हैं नेक्स्ट। सर साथ में नोट्स बनाता हूं। अच्छी बात है विकास जी, नोट्स बनाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, मेहनती स्टूडेंट लग रहे हैं आप। अच्छा, सौरभ जी का भी मैं क्वेश्चन देख लूं। फाइनेंशियल इमरजेंसी क्यों लगाई जाती है? बस मैं बताने चल रहा हूं, विकास जी टेंशन मत लीजिए। अच्छा, सौरभ जी का कौन सा है? तो अब सभी लोग सुनिए, सबके क्वेश्चन हो गए हैं, मैं अब आगे बढ़ रहा हूं। इनका क्वेश्चन है सौरभ जी का, क्यों लगाई जाती है? बस फाइनेंशियल इमरजेंसी कंटिन्यू करने जा रहा हूं। आइए, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने का ग्राउंड है जब कभी भी हमारी कंट्री में फाइनेंशियल क्रेडिट यानी वित्तीय साख या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वित्तीय स्थायित्व खतरे में पड़ जाए। अगेन सुनिएगा, जिनको भी डाउट हो इस तरह के, फाइनेंशियल इमरजेंसी किन परिस्थितियों में अनाउंस करने की व्यवस्था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, फिर से मैं बोल रहा हूं, जब कभी भी इंडिया कंट्री में फाइनेंशियल क्रेडिट यानी वित्तीय साख या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वित्तीय स्थायित्व खतरे में पड़ गया हो, तो ऐसे हालात, ऐसे परिस्थिति में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की व्यवस्था है। तो आप जो पूछ रहे थे किस आधार पर क्यों लगाई जाती है, इस क्वेश्चन का जवाब मिल गया। तो ऐसे परिस्थिति में जब फाइनेंशियल क्रेडिट खतरे में हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यानी वित्तीय स्थायित्व खतरे में हो, स्टेबिलिटी खतरे में पड़ गई हो, फाइनेंशियल क्रेडिट फेल हो गई हो, तो ऐसे परिस्थिति में पीएम एंड कैबिनेट प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते हैं। तो ऐसे हालात परिस्थिति में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल मिलकर के राष्ट्रपति को क्या करते हैं? अनुशंसा सिफारिश करते हैं, रिकमेंड करते हैं। ये काम रिटेन ही होगा, तो लिखित जैसे रिकमेंड अनाउंस करेंगे, फिर क्या होगा? अब ये अनाउंस कर दें। जैसे ही प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया, आफ्टर अनाउंसमेंट अब ये हो गया 2 महीने के लिए। इस प्रोसीजर को आपको राइटिंग दिखा रहा हूं, ज्यादा अच्छा होगा। तो देखिए, परिस्थिति में बता ही चुका हूं, कंडीशन बता चुका हूं। ऐसी परिस्थिति में पीएम एंड कैबिनेट, तो ऐसे परिस्थिति में पीएम एंड कैबिनेट रिकमेंड करते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर, एंड कैबिनेट, पीएम एंड कैबिनेट मिलकर के रिकमेंड करते हैं। बड़ी बीमारी है इसमें भाई, ये मिल करके रिकमेंड करते हैं, यानी आप कहेंगे अनुशंसा या सिफारिश करते हैं। तो ये अनुशंसा करते हैं या सिफारिश करते हैं, और ये रिकमेंडेशन किसको करेंगे? राष्ट्रपति को। तो प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेंगे। अब प्रेसिडेंट क्या करेंगे? अब प्रेसिडेंट अनाउंस करेंगे। तो प्रेसिडेंट अनाउंस करेंगे यानी घोषणा करेंगे। तो प्रेसिडेंट अनाउंस घोषणा करेंगे। आफ्टर अनाउंसमेंट अब ये फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गया कितने समय के लिए? ये हो गया 2 मंथ्स। तो जैसे प्रेसिडेंट अनाउंस किए, फाइनेंशियल इमरजेंसी जब अनाउंस करते हैं, घोषित करते हैं, घोषणा करते हैं, तो आफ्टर अनाउंसमेंट 2 महीने, और 2 महीने के अंतर्गत इसके लिए भी पास करना जरूरी है। मेजॉरिटी देखिएगा, ये पास होगा पास्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी।
पास्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी। passed by simple majority of the parliament। तो संसद के साधारण बहुमत से पास होना चाहिए। सिंपल मेजॉरिटी से जब ये पास हो गया, एक बार सिंपल मेजॉरिटी से पास हो गया, तो इसके लिए व्यवस्था अब पूछा गया कि फाइनेंशियल इमरजेंसी मैक्सिमम कितना बढ़ाई जा सकती है। तो आपका जवाब होना चाहिए इंडेफिनिट। इसको बार बार पास करवाने की जरूरत नहीं। विद इन 2 मंथ्स एक बार सिंपल मेजॉरिटी से पास हो गया, एक बार मात्र पास हो गया, तो अनिश्चित काल के लिए होगी। यह है, आपने देखा, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी का ग्राउंड भी आपने समझा किस आधार पर लगाई जाती है, और प्रोसीजर भी आपके सामने है। अब हम लोग बातें करेंगे कि फाइनेंशियल इमरजेंसी का इफेक्ट क्या था। वित्तीय आपातकाल अगर लग गया तो इसका प्रभाव हमारे समाज पर क्या पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। देखिए, फाइनेंशियल इमरजेंसी का इफेक्ट, प्रभाव ये है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, ऑफिसर हैं, कर्मचारी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट, आप सभी के वेतन भत्ते की कटौती होती है। तो सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज यानी प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को छोड़कर सभी के वेतन भत्ते की कटौती हो। मैंने स्टार्टिंग में ही ग्राउंड बताया था, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खतरे में पड़ना या फाइनेंशियल क्रेडिट फेल होना। तो ऐसे सिचुएशन में इस हालात को संभालने के लिए ये काम किए जाते हैं, और इस तरह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने, क्रेडिट फिर मेंटेन करने के लिए लोगों के वेतन भत्ते कटौती, ये सब कुछ करना, मेंटेन करने के लिए किए जाते हैं। तो ये है इफेक्ट, प्रभाव। फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल जब हमारे देश में लगेगा तो उसके ये प्रभाव होंगे। ये व्यवस्था है फाइनेंशियल इमरजेंसी का। किस परिस्थिति में लगा, ये भी। अब आपसे कमीशन क्वेश्चन करता है, इंडिया कंट्री में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने के कब चांस थे, कितने बार लगा है, ये सारे क्वेश्चन। तो कितने बार फाइनेंशियल इमरजेंसी का आपके कंट्री में यूज हुआ है अब तक, तो जवाब आप लोग क्या देंगे, कितने लोग इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। क्वेश्चन मेरा है कि आज तक इंडिया कंट्री में फाइनेंशियल इमरजेंसी कितने बार यूज हुआ है। जो जवाब देना चाहें वो नीचे अपना जवाब दे सकते हैं। कितने बार यूज हुआ है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, और डी ऑप्शन है 1 बार भी नहीं। बोलिए, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ये कितने बार यूज हुआ, तो 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, या 1 बार भी नहीं। बोलिएगा, क्वेश्चन का जवाब जल्दी दीजिए। 1 बार भी नहीं। दयानंद जी का जवाब है, सौरभ का जवाब ठीक है, विकास का भी जवाब हुआ, नहीं लगा है। 1 बार भी नहीं, ये अर्जुन का जवाब है। माया का जवाब है डी, यानी माया का जवाब है 1 बार भी नहीं। ठीक है, चलिए ठीक है। अच्छा, विक्कू का जवाब है 0 टाइम। नॉन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस तो मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया है अर्जुन, 1 बार भी नहीं। वेरी गुड। देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि आप मैक्सिमम लोग, 1 लोगों को नन ऑफ दिस छोड़कर बाकी सभी लोगों ने सही जवाब दिया है। अर्थात अब मैं आपको बता दूं, फाइनेंशियल इमरजेंसी ये गुड लक है हमारे कंट्री का, हमारे देश का सौभाग्य है कि आज तक हमारी किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट रही, आज तक आपके इंडिया कंट्री में फाइनेंशियल इमरजेंसी यूज नहीं हुआ। तो वित्तीय आपातकाल आज तक हमारे देश में, देश आजाद हुआ, संविधान लगा, तब से लेकर के संविधान के द्वारा जो व्यवस्था हमारे यहां चल रहा है, तब से लेकर के आज तक 1 बार। संजय कुमार को डाउट है, मैं क्लियर कर दूं, आपने संजय कुमार लिखा है 1 बार, 1 बार भी नहीं लगा है संजय। अच्छा हुआ मैंने क्वेश्चन पूछ दिया और इसी कारण से पूछा कि आप सबके डाउट इस क्वेश्चन में सॉल्व होंगे। तो संजय दिमाग से निकाल दीजिए, आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं लगा है। और संजय, अगर आपको डाउट है, 1 बार लिख रहे हैं, तो कब लगा है जरा उसको बताइए, तो और आपका डाउट क्लियर होगा। संजय आपने लिखा है 1 बार, तो किस वर्ष लगा है वो भी लिखिए, तो मैं आपको डाउट क्लियर कर दूं कि उस बार
फाइनेंशियल इमरजेंसी था या कोई और, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो कब एक बार कर रहे हैं, जल्दी लिखिए। संजय, कमेंट अपनी दीजिएगा, जल्दी। संजय नहीं देना चाहते। संजय क्लियर हो जाइए, आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार भी नहीं लगा। दूसरी चीज, आपसे यह पूछा गया कि इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने के चांस, वित्तीय आपातकाल अनाउंस होने के चांस कब थे? तो आपको मैं बता दूं, तो ये 1991 इसका जवाब होगा। और आप समझेंगे, देखिए 1991 जो मैंने लिखा है, ये 1991, इस समय हमारे कंट्री के इकोनॉमिकल हालात बड़े पुअर हो गए थे, और हालात इतने पुअर हो गए थे कि अब सबकी निगाहें यही थी कि लगता है कि भारत सरकार इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाए, वित्तीय आपातकाल लगेगा। लेकिन एक अच्छी बात कही जाएगी, उस समय आपके कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर जो थे एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। उस इकोनॉमिस्ट का नेम आप लोग समझ गए होंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। कांग्रेस की सरकार थी और वित्त मंत्री एक बड़े अर्थशास्त्री थे। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लग पाया, और अपने इकोनॉमिकल सूझबूझ से, अपने इकोनॉमिकल टैलेंट के द्वारा उन्होंने इस परिस्थिति को कैसे संभाला, आप लोग जानते होंगे। 1991 में गवर्नमेंट लाई थी क्या व्यवस्था? एलपीजी। एलपीजी क्या समझे इसका मतलब? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था ला करके, और गवर्नमेंट हमारी ये इस पॉलिसी को ला करके धीरे धीरे हमारे देश के इकोनॉमिकल हालात में सुधार हुआ। तो इस प्रकार से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी प्रोग्राम जो कांग्रेस की सरकार लाई, उदारीकरण की नीति, उदारीकरण की जो पॉलिसी लाई, उसके द्वारा धीरे धीरे हमारे इकोनॉमिकल हालात सुधरे। कैसे? जब हम अपने पॉलिसी में लिबरल हुए तो फॉरेन कंट्री से इन्वेस्टमेंट हमारे यहां बढ़ने लगे, और फॉरेन कंट्री से जब हमारे यहां निवेश होने लगे, काफी इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगे, तो धीरे धीरे आपकी इंडिया के इकोनॉमिकल हालात में रिफॉर्म हुआ, सुधार होने लगा, काफी इंप्रूव होने लगा। और इस तरह से जब काफी सुधार हुआ तो धीरे धीरे हमारी हालात सुधर गए, फिर जरूरत नहीं पड़ी। अब समझ गए होंगे। इस प्रकार से वर्ल्ड में आपकी फिर से एक क्रेडिट एक साथ बन गया, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। तो कहा जाएगा कि कब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने के चांस बन गए थे? तो आपका जवाब 1991। या इस प्रकार से उदारीकरण की नीति कब आई थी? तो आपका जवाब यही है, 1991। पूछा जाता है इस समय हमारे देश के वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? आपका जवाब होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। और इस तरह से इस परिस्थिति से भारत सरकार बड़े इजीली, आसानी से निपट लिया, और देश पर ऐसा कोई संकट और नहीं आने दिया, बस। तो इसलिए क्वेश्चन का जवाब होगा, आज तक कितने बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लगे हैं? आपको क्वेश्चन का जवाब होगा एक बार भी नहीं, यही उचित जवाब है। और इसी के बाद हम लोग नेक्स्ट बातें करते हैं। ये था फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी सभी इमरजेंसी हो गए। और 352 के अंडर नेशनल इमरजेंसी, और इस प्रकार से कहा जाएगा 356 के अंडर प्रेसिडेंटल, और इस प्रकार से 360 के अंडर आप कहेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी। सभी इमरजेंसी हम लोगों ने डिस्कस किया, इसलिए इसी के साथ इमरजेंसी टॉपिक समाप्त होता है। अब हम लोग बातें करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक ये होगा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का संशोधन। संविधान का संशोधन
देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 360 अनुच्छेद 368। आप सभी को याद होगा कि बिल में जब पढ़ा रहा था, विधेयक पढ़ा रहा था, उस समय आप सभी को याद होगा मैंने चार्ट में 4 टाइप के बिल आपके सामने बोर्ड पर दिखाया था। नंबर फर्स्ट मैंने दिखाया था आपको चार्ट में ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक अंडर आर्टिकल 107, अनुच्छेद 107 के अंतर्गत मैंने आपको चार्ट में दिखाया था क्या, साधारण विधेयक। और नेक्स्ट बिल मैंने आपको चार्ट में दिखाया, नोट्स में भी दिया है, ये मनी बिल, धन विधेयक अंडर आर्टिकल 110। तो अनुच्छेद 110 के अंतर्गत मैंने लिखा था धन विधेयक। और नेक्स्ट हो गया फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक अंडर आर्टिकल 117, अनुच्छेद 117 के अंतर्गत वित्त विधेयक। और आपको याद होगा अंडर आर्टिकल 368, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मैंने 4 टाइप का बिल लिखा था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन विधेयक। तो साधारण विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक यानी ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल एंड फाइनेंस बिल, इन तीनों बिल का हम लोगों ने स्टडी किया था। लेकिन उसी दिन जैसे तीनों बिल स्टडी हुआ, मैंने 4th बिल, अमेंडमेंट बिल के लिए मैंने बोला था कि आज इस पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे इमरजेंसी स्टडी करने के बाद इस पर डिस्कस करेंगे, ये मैंने वादा किया था। याद होगा आपको, तो आप लोगों को शायद लगा होगा कि छोड़ छाड़ रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा छोड़ने छाड़ने की सिलेबस मेरे नेचर में नहीं। जो मैंने वादा किया था आज पूरा करने चल रहा। इमरजेंसी समाप्त हुआ, 360 अंतिम इमरजेंसी समाप्त हुआ और जस्ट उसके बाद मैं एक सीक्वेंस में 368 पढ़ाने चल रहा हूं, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का संशोधन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर ने जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किए, व्यवस्था दिए, वे स्वयं समझ गए कि जो भी व्यवस्था आज हम लोग दे रहे हैं आज बहुत ही रिलेवेंट, प्रासंगिक लग रहा है, बड़ा महत्वपूर्ण दिख रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर रहे हैं ये ऑलवेज के लिए इतना ही रिलेवेंट, इतना ही प्रासंगिक, इतना ही महत्वपूर्ण हो, ये जरूरी नहीं। बदलते परिस्थिति, बदलते समय के दौर में संभव है कुछ डिकेड्स के बाद कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे प्रोविजन होंगे जो उस समय परिस्थिति के लिए यूजफुल, उपयोगी न हो, ज्यादा रिलेवेंट, प्रासंगिक न हो। तो ऐसे परिस्थिति में उन्होंने सोचा कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की व्यवस्था होगी तो जब जिस परिस्थिति में जैसी जरूरत होगी उस तरह से इंडिया गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर करके और न्यू प्रोविजन देती चलेगी। और न्यू प्रोविजन जब देती चलेगी तो बस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑलवेज रिलेवेंट, ऑलवेज अपडेटेड होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कभी फेल होने, कभी असफल होने के चांसेस नहीं। अगर अमेंडमेंट की व्यवस्था नहीं होगी तो फ्यूचर में जो हमारी समाज, सोसाइटी, कंट्री की जरूरत होगी वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगा, तो वर्ल्ड में निंदा होगा कि भारत का संविधान फेल हो गया, असफल हो गया। हमारा संविधान कभी फेल ना हो, ऑलवेज अपडेटेड रहे हमेशा, इसलिए उन्होंने व्यवस्था दिया अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का संशोधन। अब हम लोग बातें करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो अंडर आर्टिकल 368 अमेंडमेंट की व्यवस्था है। सबसे पहले ये समझिए, ये बिल सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होता है, स्टेट के लिए नहीं। इसका मीनिंग हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का पावर राज्य की सरकारों को नहीं है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी 3 टाइप के बिल जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक, मनी बिल, धन विधेयक, फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक, ये सेंट्रल स्टेट दोनों गवर्नमेंट इस्तेमाल करते हैं। यानी केंद्र सरकार भी इस तरह की बिल लाती है, पास करती है, और राज्यों की सरकार। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का जो बिल है, अमेंडमेंट बिल, ये सिर्फ सेंटर को पावर है। ये बिल पार्लियामेंट के हाउसेज में आते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं, राज्य सरकार को पावर नहीं। क्लियर हो जाइए। आइए, तो राज्यों के लिए 3 टाइप्स के बिल हैं और सेंटर के लिए 4 टाइप का बिल, एक भी है। अब हम लोग बातें करेंगे नेक्स्ट। मैं बता चुका हूं हर बिल के अपने प्रोसीजर होते हैं, हर बिल के अपने नेचर होते हैं, प्रकृति होते हैं हर विधेयक के। तो सबसे पहले हम इस बिल का नेचर, प्रकृति पर डिस्कस करना चाहेंगे। इस बिल का नेचर क्या है, अन्यों से काफी भिन्न है। देखा जाए, नंबर फर्स्ट, अमेंडमेंट बिल को जब लाना होता है
तो रिलेटेड मिनिस्टर को हाउस में इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट के परमिशन की जरूरत नहीं है। और मैं कंपेयर करते हुए आपसे डिस्कस करूंगा ताकि बिल्कुल क्लियर हो। आप याद कीजिए, मनी बिल के लिए मैंने बोला था, फाइनेंस बिल के लिए बोला था पढ़ाते वक्त कि मनी बिल या फाइनेंस बिल जब फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट के हाउस में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट के हाउस में संसद के सदन में प्रारंभ करने से पहले, प्रेजेंट प्रस्तुत करने से पहले सबसे पहले राष्ट्रपति का परमिशन लेंगे। तो मनी बिल और फाइनेंस बिल को हाउस में इंट्रोड्यूस करने से पहले राष्ट्रपति के परमिशन की आवश्यकता होती है। विदाउट परमिशन फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट के हाउस में इंट्रोड्यूस प्रारंभ नहीं कर सकते। लेकिन इसके लिए मैंने अमेंडमेंट बिल के लिए बताया कि मिनिस्टर जो इस बिल को लाएंगे हाउस में इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट के परमिशन की जरूरत नहीं। फर्स्ट डिफरेंस आपको देखने में मिल गया। आगे चलिए, अब आगे क्या है? आगे कहेंगे कि अमेंडमेंट बिल सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के हाउस में लाए जाते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं। यानी राज्यों को, सरकारों को स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल में अमेंडमेंट बिल लाने का, संविधान में संशोधन करने का प्रावधान नहीं। यह सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट के हाउस में लाएगी। ये नेक्स्ट डिफरेंस मैं कहूंगा कि मनी बिल के लिए बाउंडेड है, बिल लोकसभा में ही प्रारंभ होगा, बता चुका हूं। लेकिन अमेंडमेंट बिल के लिए पार्लियामेंट का हाउस बाउंडेड नहीं। लोकसभा या राज्यसभा रिलेटेड मिनिस्टर कहीं भी इस बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कहीं भी इनिशिएट प्रारंभ कर सकते हैं। वो चाहे तो राज्यसभा में प्रारंभ करें, चाहे तो लोकसभा में प्रारंभ करें, कोई बाउंडेशन नहीं। लेकिन मैं बता चुका हूं मनी बिल के लिए बाउंडेड है, बिल प्रारंभ कहां? लोकसभा। तो ये भी डिफरेंस आपको दिखा मनी बिल से, और इस प्रकार से इसको कहेंगे अमेंडमेंट बिल। अब हम लोग बातें करेंगे नेक्स्ट डिफरेंस की बात किया जाए तो अमेंडमेंट बिल जो होता है इसके लिए रिक्वायरमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में, जरूरत है संविधान में, सेपरेटली मेजॉरिटी मिलनी चाहिए। यानी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से सेपरेट जो बहुमत की जरूरत है वो मिलना चाहिए दोनों में, लोकसभा राज्यसभा। जबकि ऑर्डिनरी बिल फाइनेंस बिल में व्यवस्था क्या है? ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंस बिल में व्यवस्था है कि दोनों हाउसेज में किसी बिल के मुद्दे को लेकर अगर डिस्प्यूट हो जाता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में डिस्प्यूट, विवाद हो जाता है, तो ऐसे परिस्थिति में क्या होगा? ऐसे परिस्थिति में डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक की जरूरत है, और ज्वाइंट सिटिंग के द्वारा ये डिस्प्यूट सॉल्व किए जाते हैं। तो फाइनेंस बिल का मैटर होगा या ऑर्डिनरी बिल का, अगर उस बिल में कोई ऐसा प्रोविजन है जिसको लेकर के दोनों हाउसेज के बिटवीन डिस्प्यूट, विवाद हो गया, तो उस विवाद को सॉल्व करने के लिए अंडर आर्टिकल 108 अनुच्छेद 108 के अंतर्गत पावर है क्या? अब संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, और संयुक्त बैठक बुलाने की व्यवस्था मैंने बताया था, सेंट्रल गवर्नमेंट रिकमेंड करेगी प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग कॉल करेंगे। ज्वाइंट सिटिंग के हेड होते हैं कौन? स्पीकर ऑफ लोकसभा। और इस तरह से ज्वाइंट सिटिंग में जिस मुद्दे पर डिस्कस है, थोड़ा सा पानी का दीजिए गलाने का, तो जिस मुद्दे पर डिस्कस है, जिस मुद्दे पर विवाद है, उस पर डिस्कस करके प्रॉब्लम सॉल्व की जाए। लेकिन अमेंडमेंट बिल में ऐसा प्रोविजन नहीं है। अगर किसी एक हाउस में सफिशिएंट मेजॉरिटी नहीं मिला तो बस उसी के साथ बिल बर्बाद हो गया, अब प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो इसलिए यहां से जरूरत नहीं है ज्वाइंट सिटिंग की, और फाइनेंस बिल, ऑर्डिनरी बिल में ज्वाइंट सिटिंग की जरूरत है। आगे देखा जाए, बिना ज्वाइंट सिटिंग के काम नहीं हुआ। आगे देखा जाए, जब यह बिल पास हो जाता है अमेंडमेंट बिल, तो प्रेसिडेंट के पास सेंड किया जाता है, और प्रेसिडेंट के पास सेंड कर दिया गया तो बस प्रेसिडेंट बाउंडेड है, सिग्नेचर करेंगे। आपको याद होगा मैंने वीटो पावर पढ़ाया था, तो वीटो पावर में बताया था कि ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंस बिल के मामले में प्रेसिडेंट को पावर है, वीटो पावर कर सकते हैं। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में एक बिल था जिस पर प्रेसिडेंट वीटो पावर नहीं कर सकते हैं, वो कौन सा? मनी बिल। एक बिल मूल संविधान में, लेकिन 24 अमेंडमेंट से गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट बिल पर भी प्रेसिडेंट को वीटो पावर से रोक दिया। 1971 की बात है। तो आज के डेट में देखा जाए तो प्रेसिडेंट वीटो नहीं कर सकते, क्वेश्चन पूछा गया तो एक बिल नहीं, ऐसे दो बिल हैं, एक तो मनी बिल, एक अमेंडमेंट बिल। आपसे पूछा गया कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सिंगल एक कौन सा बिल था इस पर प्रेसिडेंट को वीटो पावर नहीं था,
तो द बेस्ट ऑप्शन होगा मनी बिल। बाकी तीनों बिल पर, ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंस बिल और अमेंडमेंट बिल, तीनों पर प्रेसिडेंट वीटो करते थे। बट मैंने अभी बताया कि 24th अमेंडमेंट इन 1971 के द्वारा गवर्नमेंट ने व्यवस्था चेंज कर दिया और अमेंडमेंट बिल पर भी प्रेसिडेंट को बाउंडेड कर दिया सिग्नेचर करने के लिए। अमेंडमेंट बिल पर भी बाउंडेड कर दिया, संशोधन विधेयक पर भी अब वीटो नहीं कर सकते। तो प्रेजेंट टाइम में दो ऐसे बिल हैं जिस पर राष्ट्रपति वीटो नहीं कर सकते, और एक मनी बिल हो गया, एक अमेंडमेंट बिल। दो ये तो रहा इस बिल का नेचर, आपने देखा। इसके बाद हम लोग बातें करेंगे, नेचर के बाद हम लोग बातें करेंगे कितने प्रकार से अमेंडमेंट होते हैं, इनकी बातें आप लोग करेंगे, टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट की बातें करेंगे। आइए देखा जाए। अमेंडमेंट की बातें हम लोग करेंगे, यानी संशोधन कितने प्रकार से होते हैं। तो आइए देखा जाए टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट। टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स, संशोधनों के प्रकार। तो इस प्रकार से देखा जाए तो क्या है प्रोसीजर, अमेंडमेंट बिल का हम लोग समझ गए हैं, बट कितने प्रकार से अमेंडमेंट होते हैं, कितने प्रकार से चेंजिंग होते हैं, इनको समझना है। तो नंबर फर्स्ट हम लोग बातें करते हैं। पहला तरीका इस प्रकार से, तो अमेंडमेंट का पहला तरीका ये फर्स्ट होता है, ये होता है बाय सिंपल मेजॉरिटी। बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, हिंदी इसका होगा संसद के साधारण बहुमत द्वारा। संसद के साधारण बहुमत द्वारा। तो समझना हम लोगों को यहां पर यह है, ऐसे कौन से मैटर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है जो सिंपल मेजॉरिटी से ही चेंजिंग परिवर्तन होते हैं। ऐसे भी कुछ मैटर, कुछ विषय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है जो बहुत बड़ी मेजॉरिटी की जरूरत नहीं होती, बहुत बड़ी बहुमत की जरूरत नहीं होगी, यानी यहां पर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, यहां पर स्पेशल मेजॉरिटी, इतनी बड़ी मेजॉरिटी की जरूरत नहीं होगी, बस सिंपल मेजॉरिटी से ही चेंजिंग हो सकता है। ऐसे कौन सा मैटर है, इनको समझना है। सिंपल मेजॉरिटी सबसे पहले मैं बता दूं, कोई भी हाउस में प्रेजेंट मेंबर्स का, किसी भी सदन में उपस्थित सदस्यों का आधा +1, हाफ +1 जो मेजॉरिटी है, उसी को कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी, उसी को कहते हैं क्या, साधारण बहुमत। आइए देखा जाए। तो यहां पर जो दिया गया है, ऐसे कुछ विषय आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है जो इतने छोटे बहुमत से चेंजिंग होते हैं। मैटर्स विषय क्या है, जैसे नंबर फर्स्ट देखा जाए तो मैटर्स होंगे न्यू स्टेट फॉर्मेशन। तो कोई भी स्टेट है, वहां से कुछ क्षेत्र अलग करके नए राज्य का निर्माण किया गया, या किसी स्टेट की बाउंड्री सीमा में चेंजिंग की गई, या ऐसा भी हो सकता है किसी स्टेट का नेम चेंज किया गया, किसी स्टेट की एरिया बाउंड्री चेंज की गई, यानी किसी भी तरह से अल्टरेशन किया जाता है किसी स्टेट में, ये सिंपल मेजॉरिटी से। इसी प्रकार से देखा जाए तो नेक्स्ट होता है, आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर किसी राज्य में ऑलरेडी है, गवर्नमेंट क्या चाहती है, एबोलिशन, यानी आप हिंदी में कहेंगे समाप्ति। तो गवर्नमेंट एबोलिशन कर रही है, समाप्ति कर रही है, या ऑलरेडी नहीं है
वो गठन करना चाहती है तो आप इसको कहेंगे क्रिएशन करना। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्रिएशन हो या एवोल्यूशन हो, ये किस बहुमत से होते हैं? सिंपल मेजॉरिटी। इसी तरह से पार्लियामेंट के लिए मैंने बताया था कोरम। तो कोरम से संबंधित कोई लॉ मेकिंग करना है, गणपूर्ति से संबंधित कोई कानून बनाना है, सिंपल मेजॉरिटी से। इतना ही नहीं, और भी बातें हैं। और बातें क्या है? और बातें देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के जज की संख्या जब बढ़ाई जाती है, यह भी सिंपल मेजॉरिटी से। केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, अंडर कंट्रोल ऑफ सेंटर, यूनियन टेरिटरीज, उनके प्रशासन से संबंधित कोई कानून बनाना है, यह भी सिंपल मेजॉरिटी। इस प्रकार से देखा जाए तो और भी बातें इसमें दिए गए। और बातें इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति, यानी एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉ मेकिंग करना है, यह भी कितने बहुमत से? सिंपल मेजॉरिटी। तो ऐसे बहुत से प्रोविजन हैं जो ये व्यवस्था देने हैं। वेतन वगैरह बढ़ाना है, ये भी सिंपल मेजॉरिटी से। तो इस तरह से बहुत सारे महत्वपूर्ण पद हैं हमारे यहाँ, संवैधानिक पद, उनके वेतन बढ़ाने की बात है सिंपल मेजॉरिटी से। तो इस प्रकार से ये सारे काम सिंपल मेजॉरिटी से होते हैं। अब आपसे कमीशन क्वेश्चन करेगा, इनमें से कौन से प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, कौन सी व्यवस्था संविधान के हैं जो साधारण बहुमत से चेंजिंग होते हैं। ऑप्शन देगा, इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन होगा जो मैंने बताया, और नोट्स में मैंने डिटेल दिया है, आपको जानकारी डिटेल होगा। उससे बाहर कमीशन क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता। क्लियर? और जहां कोई डाउट हो पूछते चलिए। थोड़ा सा एक कमेंट में देख लो, सिमरन जी का कमेंट है, सर वंडरफुल लेक्चर। अच्छा, चलिए, ग्रेट एक्सप्लेनेशन, इवन वी कैन रिलेट योर थियरीज विथ टूडेज पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल इवेंट। ग्रेट एक्सपीरियंस। चलिए, थैंक यू सिमरन जी। बस कोई डाउट हो पूछते चलिए, समझते चलिए। तो इस प्रकार से फिर एक बार रिवीजन कर रहा हूं, यानी सिंपल मेजॉरिटी से जो चेंजिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इस तरह के मैटर कैसे विषय होंगे जो सिंपल मेजॉरिटी से हों। तो देखिए, नए राज्य का निर्माण, किसी स्टेट की एरिया बाउंड्री चेंजिंग, नेम चेंजिंग, सिंपल मेजॉरिटी। जैसे याद कीजिए, पुदुचेरी का नाम बदला गया, उड़ीसा का नाम बदला गया, उत्तर प्रदेश का एरिया चेंज हुआ, उत्तराखंड बन गया, बिहार का एरिया चेंज हुआ, आंध्र प्रदेश का एरिया, ये सारे काम सिंपल मेजॉरिटी से। लेजिस्लेटिव काउंसिल मैंने बताया था आंध्र प्रदेश में पहले समाप्त हुआ, फिर क्रिएशन हुआ, तो पार्लियामेंट के काम सिंपल मेजॉरिटी से। इसी प्रकार से पार्लियामेंट के कोरम होते हैं, पढ़ा चुका हूं। कोरम से रिलेटेड लॉ मेकिंग करना है, सिंपल मेजॉरिटी। पार्लियामेंट के बहुत सारे रूल प्रोसीजर बनते हैं, सिंपल मेजॉरिटी। सुप्रीम कोर्ट में जज की संख्या बढ़ाई जाती है, सिंपल मेजॉरिटी। बहुत सारे महत्वपूर्ण पद हैं, उनके वेतन बढ़ाने होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए, सिंपल मेजॉरिटी। और सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश, तो उनसे संबंधित प्रशासन से रिलेटेड रूल रेगुलेट करना है, सिंपल मेजॉरिटी। नागरिकता प्राप्ति से संबंधित कानून बनाने, सिंपल मेजॉरिटी। तो इतने सारे बहुत सारे मैटर्स हैं जो बड़ी मेजॉरिटी बहुमत की जरूरत नहीं है, सिंपल मेजॉरिटी से ही ये काम हो जाते हैं। तो इस तरह से ये व्यवस्था है। और दयानंद जी का कहना है कि सर आर्टिकल को याद करने का तरीका बताएं सर, आर्टिकल माइंड में नहीं रहता है। दयानंद जी, आप टेंशन न कीजिए, ये बड़े इजीली याद होंगे। देखिए, उसका तरीका मैं बता रहा हूं। अच्छा विचार आपने रखा। आर्टिकल, पहली बात तो सभी याद नहीं करना चाहिए, जरूरत नहीं। आप एग्जाम नहीं है, आपको सब्जेक्ट का विद्वान नहीं बनना है, आपको ऑफिसर बनना है। तो हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड। और देखे होंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड आर्टिकल्स हैं, मैं नोट्स में लिखता गया और लेक्चर देते हुए भी बोलता हूं। तो जैसे प्रेसिडेंट टॉपिक देखे होंगे, आर्टिकल 72 में कैसे व्यवस्था, इसी प्रकार से देखेंगे आप पार्लियामेंट में जरूरी आर्टिकल, सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ाते वक्त, जुडिशरी पढ़ाते वक्त, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जहां भी है, इसी तरह से यहां भी देख रहे हैं, आर्टिकल की बात किया हूं। इमरजेंसी में भी जो आर्टिकल, तो सिलेक्टेड जो आर्टिकल एग्जाम ओरिएंटेड, जहां से कमीशन क्वेश्चन करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में भी आपको याद होगा आर्टिकल 74, आर्टिकल 75, आर्टिकल 78, जो बार बार पूछा है, मैं लिखाया हूं, मैं बोला हूं, नोट्स में भी दिया हूं। अगर नहीं मिला होगा नोट्स तो अगेन दे दूंगा। तो इस तरह से हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड जो आपके नोट्स में बार बार रिवीजन करेंगे, याद हो ही जाएगा। इससे भी नहीं याद होता है तो एक और तरीका बता दूं, रिवीजन कीजिए बार बार और फिर आप मन ही मन सोचिए कि वो बातें याद हैं कि नहीं। अगर जो आर्टिकल मिस करता है उनसे रिलेटेड मैटर, तो अब एक रफ कॉपी पर राइटिंग दीजिए, ठीक है।
तो आर्टिकल 75 से रिलेटेड है, 78 से रिलेटेड भूल रहा है, और 78 में है ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, भूल रहा है, याद ही नहीं आ रहा है 4 बार रिवीजन करने पर। तो आप लिखिए आर्टिकल 78 और रफ कॉपी पर लिखिए ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्य, ये बार बार लिखिए, ठीक है। तो इस प्रकार से 6-7 बार करेंगे ऐसा, बस आपका काम बन गया। जिस तरह से मोबाइल में नंबर फिट करते हैं, नेम फिट करते हैं, उसी तरह से दिमाग में फिट हो जाएगा। समझ गए होंगे। तो इस तरह से ये नहीं सोचना है कि याद होगा ही नहीं याद होता है इसके बाद भी, तो आप बताइएगा, अभी और भी तरीके मिलेंगे। ऐसा है ही नहीं है जो याद ना हो। क्यों? क्योंकि दयानंद जी, हमको आपको ईश्वर ने जो कैपेसिटी दिया है ब्रेन की, मुश्किल से हम लोग 10-12% यूज करते हैं, और 10-12 नहीं 15% जो यूज करता है वो ऑफिसर बनता है, बड़ा सेलेक्ट होता है, बड़ा आदमी बनता है। मैक्सिमम लोग 10% भी यूज नहीं करते हैं। कैपेसिटी की कमी नहीं, ईश्वर ने बड़ी ताकत दिया है, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। याद नहीं होगा, तरीके हम लोग बदल कर करेंगे। कैपेसिटी की कमी दयानंद जी नहीं, और भी तरीके मिलेंगे, बट इतने तरीके से ही आपका काम बन जाएगा। आप जैसे मैंने बताया कीजिएगा, सभी आर्टिकल एग्जाम ओरिएंटेड आपको याद होंगे, और आर्टिकल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन भी करेंगे, कोई टेंशन नहीं। आगे चले हम लोग, तो और भी इस तरह से जो प्रॉब्लम हो रखते रहेंगे। और दूसरी चीज, पॉजिटिव थिंकिंग, हमेशा हौसले बुलंद रखिए, ये सबसे बड़ी ताकत है। जब पॉजिटिव थिंकिंग होगी तो कहीं से भी ये बात आएगा ही नहीं कि नहीं होगा। और जब पॉजिटिव होगा, ये उम्मीद के साथ कि हम अच्छा करेंगे, तो रास्ते दिखाने वाले बहुत मिलेंगे और मिलते ही जाएंगे। लेकिन जब नेगेटिव थिंकिंग होगी तो आगे के लिए आपकी सूझबूझ बढ़ेगी नहीं, पीछे ही लौटेंगे, निराशा जन्म लेगी। और ये कंपटीटर के लिए ये नेगेटिविटी, ये निराशा पॉइजन से कम नहीं होता है। मैं यही कहना चाहूंगा। देखिए, जैसे जानते होंगे, एक ग्लास मिल्क रखा है, मान लीजिए वो ग्लास 1 लीटर का है, बड़ा सा ग्लास, बहुत प्योर मिल्क है आपके सामने, शुद्ध दूध है, 1 ग्लास दूध। लेकिन आप ये बताइए, 1 ड्रॉप लेमन जूस डाल दिया गया, 1 बूंद नींबू का जूस डाल दिया गया, तो आप बताइए 1 लीटर शुद्ध दूध, अब दूध रहा, आप यही कहेंगे फट गया, बर्बाद हो गया। तो उसी तरह से भरा पूरा हमारी आपकी पर्सनालिटी जो 100% पॉजिटिव है, मीनिंग क्या, दूध जैसे। लेकिन एक थोड़ा सा भी निगेटिविटी आई, बढ़ती गई निगेटिविटी, तो वह पॉजिटिव पर्सनालिटी जिस तरह से 1 ड्रॉप निगेटिविटी, 1 ड्रॉप लेमन जूस बर्बाद कर दिया 1 लीटर दूध को, उस तरह से धीरे धीरे वह निगेटिविटी आपकी कंप्लीट हौसले वाली पर्सनालिटी को बर्बाद करता है, एक पॉइजन का काम करता है हमारे आपके व्यक्तित्व के लिए। निराशा, निगेटिविटी, तो जिस तरह से ग्लास को शुद्ध रखने के लिए लेमन जूस गलती से भी नहीं डालना है, उसी तरह से अपने व्यक्तित्व को मजबूत स्ट्रांग रखने के लिए, सफल बनाने के लिए, वह निराशा नामक एक बूंद भी, निगेटिविटी नामक एक बूंद भी नहीं सोचना है, ना लाना है। ये पर्सनालिटी 100% पॉजिटिविटी, सकारात्मक। दुनिया की ताकत आपको पीसीएस आईएएस बनने से नहीं रोक पाएगी, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और रही बात, इस तरह से कोई दिक्कतें जो अभी आपने दयानंद जी बताया है, याद नहीं होता, कोई और भी प्रॉब्लम हो क्लास में रखते चलिए, समाधान 100%, ऑफिसर बनने से कोई नहीं रोकेगा, बट पॉजिटिव हमेशा। थैंक यू। हम लोग आते हैं टॉपिक पर। तो आपने फर्स्ट कैटेगरी देखा, अमेंडमेंट कैसे होते हैं। अब हम बातें करेंगे सेकेंड कैटेगरी। आइए देखा जाए सेकेंड कैटेगरी कैसे। ये तो रहा फर्स्ट कैटेगरी। सेकेंड कैटेगरी हम लोग डिस्कस करेंगे ये इस प्रकार से। इसमें व्यवस्था दिया गया है अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी। अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी। Amendment by special majority of the parliament।
अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट and consent of half of the state legislature, half of the state legislatures by a simple majority. बाई ए सिंपल मेजॉरिटी। आइए देखा जाए इसमें क्या व्यवस्था है। तो देखिए यहां पर देखा जाए तो व्यवस्था जो दिया गया है, नंबर फर्स्ट आपने देखा यहां दिया गया है कि संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत की जरूरत है। अच्छा विकास जी, आपने लिखा आइंस्टीन जी ने 4 प्रयोग किए थे, जरा बताइएगा कैसा प्रयोग। विकास जी आइंस्टीन के 4 प्रयोग आप बता रहे हैं, तो प्लीज बताइए हम भी जान लें कुछ। आइंस्टीन जी के 4 प्रयोग, आइंस्टीन जी ने 4 प्रयोग किए थे, बोलिए कौन कौन। नहीं बताएंगे, चलिए बाद में बताइएगा कभी, अभी तो हम क्लास कंटिन्यू करें, समझेंगे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजन हैं जो पार्लियामेंट के द्वारा मेजॉरिटी चाहिए स्पेशल, लेकिन सिर्फ स्पेशल मेजॉरिटी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से सफिशिएंट नहीं, और भी जरूरत है। और क्या जरूरत है, भारत के हाफ स्टेट के साधारण बहुमत से समर्थन चाहिए। आप जानते होंगे आपके कंट्री में 29 स्टेट है, हाफ स्टेट का मतलब हुआ कम से कम 15 स्टेट के लेजिस्लेचर से साधारण बहुमत से समर्थन चाहिए। अब इतनी बड़ी बहुमत की जरूरत है, इतनी बड़ी मेजॉरिटी की जरूरत है। समझना यह है कि ऐसे कौन से मैटर हैं जो इतनी बड़ी बहुमत की जरूरत है। अगर इतना बड़ा बहुमत नहीं मिला तो अमेंडमेंट संभव नहीं है। ठीक है, समझिएगा। अच्छा किरण जी हिंदी में इनका डिमांड है, समझिएगा, समझे। अच्छा हिंदी में इसको लिख दें, लिखिए हिंदी में लिख देते हैं। संसद के विशेष बहुमत, संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्यों, संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्यों के साधारण, संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्यों के साधारण बहुमत, आधे राज्यों के साधारण बहुमत से समर्थन के उपरांत संशोधन। संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्यों के साधारण बहुमत से समर्थन के उपरांत संशोधन। तो इस प्रकार से किरण जो आपका हिंदी में डिमांड था, देखिए मैंने हिंदी में भी लिख दिया। अब आप लोगों को हिंदी मीडियम के लोगों को समझने में दिक्कत नहीं होगा। समझिए अब हमें करना क्या है उसकी बात। तो इस तरह के कुछ विषय हैं जो इतनी बड़ी मेजॉरिटी की जरूरत है। आइए देखा जाए तो इस तरह के विषय जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से सेपरेट चाहिए मेजॉरिटी, स्पेशल बहुत बड़ी मेजॉरिटी है। और भारत के जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर हैं, जितने भी राज्य हैं, राज्य विधान मंडल से
कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल से साधारण बहुमत से समर्थन चाहिए। आप लोग स्वयं सोचकर देखिए, मान लीजिए केंद्र में सरकार है किसी पार्टी की और दोनों हाउसेज में जबरदस्त मेजॉरिटी है, लेकिन उस केंद्र में जो सरकार है जिस पार्टी की, भारत के आधे राज्यों में अगर उसकी सरकार नहीं है, तो क्या इस तरह के संविधान के विषय पर वह केंद्र की सरकार संशोधन कर पाएगी? आपका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट से सिर्फ विशेष बहुमत नहीं चाहिए, भारत के आधे राज्यों के विधानमंडल से साधारण बहुमत से ही चाहिए, बट कम से कम आधे राज्यों से समर्थन। इसलिए मैंने कहा कि ऐसी कोई पार्टी जिनकी केंद्र में सरकार है और उस पार्टी की भारत के आधे राज्यों में अगर सरकारें नहीं है तो करना मुश्किल होगा। इसलिए अब देखिए, समझना यह है कि ऐसे विषय कौन है जो इतनी बड़ी मेजॉरिटी, ऐसे विषय इस तरह से, जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट का इलेक्शन की व्यवस्था है, भारत में राष्ट्रपति की चुनाव की व्यवस्था है। तो राष्ट्रपति के इलेक्शन की जो व्यवस्था है, ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मैं पढ़ा चुका हूं, बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है। आप जानते होंगे प्रोपोजर सेकेंडर की बात की गई है, फिर उनकी लिए देखा जाए वोटिंग की भी व्यवस्था, सिंगल ट्रांसफरेबल, इलेक्टोरल बोर्ड की व्यवस्था, काउंटिंग, वोट काउंटिंग की भी अलग व्यवस्था, एक लॉन्ग प्रोसीजर है। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के प्रोसीजर में कहीं अमेंडमेंट चेंजिंग करना है तो इतनी बड़ी मेजॉरिटी, अदरवाइज अमेंडमेंट करना संभव नहीं। आगे चलिए, इसी तरह से और भी मैटर, और मैटर क्या, आप जानते होंगे 7 शेड्यूल है, 7वीं अनुसूची। 7 शेड्यूल में 3 टाइप्स के लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। इन तीनों लिस्ट में से कहीं भी कोई चेंजिंग करना है तो इतनी बड़ी मेजॉरिटी अदरवाइज संभव नहीं। इसी प्रकार से देखा जाए और भी मैटर, देखिए हमारे यहां पार्लियामेंट जो है, संसद, पार्लियामेंट में विभिन्न राज्यों से रिप्रेजेंटेशन, तो किसी भी राज्य से जो रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व, अगर उनमें कोई परिवर्तन करना है, जैसे जानते होंगे उत्तर प्रदेश से कितने लोकसभा मेंबर, कितने राज्यसभा, आंध्र प्रदेश से कितने, उड़ीसा से कितने, बिहार से कितने, इस रिप्रेजेंटेशन में गवर्नमेंट चेंजिंग करना चाहती है तो इतनी बड़ी मेजॉरिटी अदरवाइज संभव नहीं। इसी प्रकार से देखा जाए आपकी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की व्यवस्था है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पावर, शक्तियों में चेंजिंग करना है, उनके शक्ति पावर में, तो इतनी बड़ी मेजॉरिटी अदरवाइज इंडिया गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी। इसी प्रकार से और भी विषय, और विषय क्या है उनको समझिएगा। इसी प्रकार से देखा जाए तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में और विषय इस प्रकार से आपके यहां व्यवस्था है, जैसे यूनियन और स्टेट के एक्सिक्यूटिव पावर में जो डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था है, वितरण, जो कार्यपालिका शक्तियों के वितरण में चेंजिंग करना है तो इतनी बड़ी मेजॉरिटी अदरवाइज संभव नहीं। लेजिस्लेटिव पावर दिए गए हैं, उनमें भी अगर चेंजिंग करना है तो इतनी बड़ी मेजॉरिटी अदरवाइज संभव नहीं है। इसी प्रकार से देखा जाए और भी व्यवस्था है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये आर्टिकल है, आर्टिकल 368, तो कहा जाएगा इटसेल्फ 368, स्वयं अनुच्छेद 368 में भी अगर कोई चेंजिंग करना है, भारत सरकार आर्टिकल 368 में चेंजिंग करना चाहती है तो इतनी बड़ी मेजॉरिटी अदरवाइज आर्टिकल 368 जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है उसमें चेंजिंग नहीं कर पाएगी। आपको याद कीजिए, कांग्रेस की सरकार ने एक बार ऐसा किया था और कांग्रेस की सरकार ने 368 में जो चेंजिंग किया था 24 अमेंडमेंट के द्वारा, और इसलिए आसानी से कर लिया, इसका टाइटल ही चेंज कर दिया था, संविधान में संशोधन करने की शक्ति, आर्टिकल 368 का मैटर चेंज किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में केस गया और सुप्रीम कोर्ट इसको कैंसिल कर दिया था, पुराना टाइटल को लागू कर दिया, क्या, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का संशोधन। तो इटसेल्फ 368 आर्टिकल, यानी स्वयं अनुच्छेद 368 में चेंजिंग करना हो, परिवर्तन, तब भी इतनी बड़ी मेजॉरिटी अदरवाइज संभव नहीं। तो इस प्रकार से देखा जाए जो सेकेंड कैटेगरी है उसमें कितना बड़ा आपने देखे मेजॉरिटी की जरूरत है। इसी के बाद मैं आपको बता दूं ये नेक्स्ट कैटेगरी, और नेक्स्ट कैटेगरी जो होगा वो इस प्रकार से, आइए देखा जाए नेक्स्ट कैटेगरी। नेक्स्ट कैटेगरी में आप देखेंगे ये तीसरा, नेक्स्ट कैटेगरी में देखेंगे ये तीसरा मेथड है, और तीसरा मेथड थर्ड होता है, ये होता है अमेंडमेंट बाय
स्पेशल मेजॉरिटी, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। हिंदी होगा संसद के विशेष बहुमत, संसद के विशेष बहुमत, संसद के विशेष बहुमत बड़ा दिक्कत हो रहा है इस बोर्ड पर भाई, क्या पढ़ाएगा कोई, बड़ा दिक्कत कर रहा है, स्टूडेंट को भी दिक्कत हो रहा है। अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। टाइम हो गया, देखिए टाइम। अब बच्चों ध्यान दीजिए, थर्ड कैटेगरी जो मैंने लिखा अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी, टाइम मेरा हो गया है। नेक्स्ट मेरा 11 AM से क्लास है ऑफलाइन, इसलिए आज क्लास मैं यहीं ऑफ करता हूं। थर्ड कैटेगरी किस तरह से अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में होगा, नेक्स्ट कैटेगरी, इस पर डिस्कस नेक्स्ट क्लास में मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा, शुरू करूंगा। ठीक है, जल्दीबाजी में कुछ बात बताने अच्छे नहीं होते हैं, फिर आराम से नेक्स्ट क्लास जब भी होगा तो यहीं से हम थर्ड कैटेगरी शुरू करेंगे, डिटेल इंग्लिश हिंदी दोनों में। ठीक है, कोई किसी को दिक्कत तो अब है नहीं, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। योगी जी जय श्री राम, और इस तरह से निशान जी थैंक यू, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास तक इंतजार करते हैं। ओके, बाय एंड टेक केयर।